जय जिनेन्द्र बंधु, अभिनंदन आप सभी का कार्यक्रम समस्या आपकी समाधान हमारा में। दर्शकों, लगातार आपको ऐसी जानकारी दे रहे हैं जो जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ज्योतिष के कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं के बारे में जिस पे हमने चर्चा थोड़ी बहुत तो की है, लेकिन विस्तार में चर्चा नहीं की। आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि ज्योतिष के कई अंग हैं, कई रूप है और कई रूप के कई पार्ट हैं और कई पार्ट के भी सब पार्ट हैं कि ज्योतिष बहुत बड़ा है। अब तक तो आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से पता लग ही गया होगा। और कैसे ये आपके जीवन में आपको फल देते हैं और कैसे ये आपके जीवन में फल देकर भी आपसे फल छीन लेते हैं, बहुत ध्यान देने वाली बात होती है। क्योंकि आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं, ज्योतिष के किस पहलू पे चर्चा कर रहे हैं, वो आपको कार्यक्रम के माध्यम से बताएंगे। जब आप कार्यक्रम ये शुरू होगा तब आप कॉपी और पेन लेके जरूर बैठ जाइएगा, क्योंकि कुछ हम ऐसी बातें बताएंगे, कुछ ऐसे मंत्र आपको बताएंगे जिसे आपके जीवन में खुशियां तो आएंगी ही, न सिर्फ आके चली जाएं बल्कि वो सिर्फ आपकी जिंदगी में बनी रहें। कैसे बनी रहेंगी? अगर आप उसका फॉलो करते रहेंगे समय समय पर। चलिए, बिना विलंब के अभिनंदन करना चाहेंगे गुरु जी का, जो लगातार मेरा और आपका मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। तो गुरु जी, अभिनंदन है आपका। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद। जी गुरु जी, ज्योतिष के कई सारे पार्ट्स में हमने चर्चा की है। ज्योतिष क्या से लेकर ज्योतिष कहाँ तक फैला है, हमने ये सब विषय पर चर्चा की है। बीच में कुछ कुछ पार्ट हमने टच करके वापस आ गए क्योंकि वो बहुत बड़े होते थे तो प्रोग्राम में नहीं हो पाता था। तो अपने दर्शकों को हमने प्रॉमिस किया है कि आने वाले एपिसोड में हम उन छोटे छोटे पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे और उन्हें बताएंगे। आज हम चर्चा करेंगे गुरुजी, फलित ज्योतिष और सामुद्रिक ज्योतिष। क्या है ये फलित ज्योतिष? बहुत बढ़िया। फलित ज्योतिष क्या है, सबसे पहले आपको ये जानना बहुत आवश्यक है। फलित ज्योतिष, जिसे मूल ज्योतिष भी कहा जाता है, जिसे वैदिक ज्योतिष भी कहा जाता है, जिसे सनातनी ज्योतिष भी कहा जाता है, जिसे जिन धर्म ज्योतिष भी कहा जाता है, जिसे भद्रबाहु संहिता ज्योतिष कहा जाता है, जिसे कृष्ण चूड़ामणि ज्योतिष कहा जाता है। ये जो ज्योतिष के अनेक भेद हैं, उन भेदों का प्रमुख भेद अगर कुछ होता है तो वो होता है फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष समझना हमें परम आवश्यक है कि फलित ज्योतिष है क्या। फलित ज्योतिष मतलब टोटल कैलकुलेशन में। कई बार एक बच्चा आया, मैं अभी याद आ गया इस विषय पे, एक बच्चा आया, उस बच्चे से कहा मैंने कि बेटा तू बहुत अच्छा इंजीनियर बन सकता है, बन जा। तो उसने कहा, बोले गुरुजी, उसके परिवार के लोग कुंडली दिखवाने आए थे, बोले करें क्या। ये बच्चा अभी 10th पास आउट हुआ है, 11th में इसको सब्जेक्ट दिलवाने हैं, क्या दिलवाएं इसको सब्जेक्ट। मैंने कहा बेटा तेरा गणित बहुत अच्छा है, कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, तेरा उस पर तू ध्यान दे। किस पर ध्यान दे? मैथ्स फील्ड में तू बहुत अच्छा इंजीनियर भी बन सकता है। तो उसने एक बात कही, बोले गुरुजी आज की डेट में हिंदुस्तान में इतने इंजीनियर हो गए, इतने इंजीनियर हो गए, इतने इंजीनियर हो गए कि अगर एक पत्थर उठा के आंख बंद करके गोल 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 घुमा के जहां भी फेंकोगे, जिस आदमी पे गिरेगा वो आदमी इंजीनियर ही होगा। बिल्कुल, मतलब इतने इंजीनियर हो गए। तो बोले मैं इंजीनियर तो बनना नहीं मेरे को। फिर मैंने कि बनना क्या है तेरे को बेटा? तो विज्ञान के अनुसार देखा जाए, साइंस के हिसाब से देखा जाए, राहु ग्रह को देखे, राहु तेरा अच्छा नहीं है तो वो बन नहीं सकता है। क्या नहीं बन सकता है? डॉक्टर बन नहीं सकता है। तुम सेना मंगल तेरा बहुत कमजोर, तो आईएएस आईपीएस बन नहीं सकता है। सिविल सर्विसेज में तू जा नहीं सकता है। अब बच्चा तेरे पास में एक मत सहारा, मैथ्स के माध्यम से आगे बढ़, तो इंजीनियर बन, और नहीं बन। अब तू सोचे कि बुद्ध तेरा देखे, तो बुद्ध के आधार पर तू सोचे कि तू जा करके कोई कॉमर्स फील्ड में चला जाए, सीए बन जाए, तो नहीं बन सकता है। अब तुझे करना क्या है? फिर एकाएक मुझे क्लिक हुआ उसकी कुंडली को देखते देखते। मैंने कि भाई तू तो बहुत टॉप का ज्योतिषी बन सकता है। बोले क्या बात है गुरुजी, मेरा भी इंटरेस्ट है इसी में। मैंने कहा बेटा तू जा, सबसे पहले बनारस जा, और बनारस जा करके तू 1 साल तक डट के ज्योतिष सीख, फिर मेरे पास आना। ये बात है 2005 की। 2005 में 7 की है, 2005 या 2007 की एग्जैक्ट, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही मुझे। वो बच्चा पढ़ने गया, वहां 3 साल तक पढ़ा। 1 साल के लिए भेजा था, 3 साल तक ज्योतिष पढ़ा, वापस फिर मेरे पास आया और मेरे पास उसने प्रैक्टिकली नॉलेज उसने 1 साल तक मेरे अंडर में सीखा। आज मैं उस बच्चे का नाम नहीं ले रहा हूं,
लेकिन इतना गजब का ज्योतिषी निकला जिसकी कल्पना नहीं कर सकते आप, बहुत टॉप का। तो जिनका बहुत अच्छा गणित है, जिनका बहुत अच्छा मैथ्स है, जिनका बहुत अच्छा कैलकुलेशन है, वही व्यक्ति 110% मान के चलो ज्योतिषी, फलित ज्योतिषकार हो सकता है। जिसका गणित अच्छा नहीं होगा, कैलकुलेशन अच्छा नहीं होगा, वो व्यक्ति अपनी कुंडली का फलादेश प्रेडिक्शन में बहुत अच्छा नहीं दे सकता है। तो फलित ज्योतिष, कैलकुलेशन ज्योतिष जो होती है उसको कहते हैं जी। फलित ज्योतिष इन द सेंस कैलकुलेशन ज्योतिष, टोटल को कैलकुलेट करना पड़ता है कि राहु के 27, केतु के 29, इसका इसमें 4 में से 4 गए तो बचा 0, 4 में से 25 जोड़ा तो हुआ इतना, इसमें इतना जोड़ा, ये जो कैलकुलेशन निकाला जाता है 1880 में 1500 जोड़ दो, 300 घटा दो, ये जो कैलकुलेशन निकलता है, इस कैलकुलेशन के आधार, टोटल मैथ्स है और टोटल साइंस है। मैथ्स और साइंस का कॉम्बो का नाम फलित ज्योतिष है। और सामुद्रिक ज्योतिष की बात करें तो बहुत बढ़िया। सामुद्रिक ज्योतिष की बात करें तो क्या है, सामुद्रिक ज्योतिष में मैंने जो अपने जीवन में पाया, मैंने जो अपने जीवन में देखा कि सामुद्रिक ज्योतिष में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो जनरली देखा जाता है हस्तरेखा। सामुद्रिक ज्योतिष का मतलब ये सामुद्रिक, समुद्र के जैसी गहरी, जिसकी कोई थाह नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई उसका नहीं। सामुद्रिक ज्योतिष में सिर के एक बाल से लेकर के पैर के नाखून तक प्रत्येक अंग में ज्योतिष फलित, सामुद्रिक ज्योतिष फलता है। आपके चेहरे को देखकर, चेहरे की बनावट, नाक को देखकर, कान को देखकर, भौं को देखकर, आपके चेहरे की बनावट को देखकर, गर्दन को देखकर, चेस्ट को देखकर, पैरों को देखकर, हाथों को देखकर, आपके शरीर की बनावट को देखकर के आपके बारे में पता चलता है। जनरली इसमें फेमस क्या हुआ, हस्तरेखा। सामुद्रिक में ज्यादातर फेमस क्या हुआ, वो हुआ हस्तरेखा। हस्तरेखा के अलावा अगर सबसे ज्यादा इफेक्टिव, बिल्कुल प्रॉपर कैलकुलेटिव, मतलब इतना कैलकुलेटिव कि इतना बता दें कि आपने अभी 2 घंटे पहले क्या खाया है। आपने दही पराठा खा के आए हो, ये आपको पता था, किसी को नहीं पता था कि आपने दही पराठा खाया। लेकिन आपकी पाद रेखा को, देखने के लिए मेहनत बहुत लगती है, पेशेंस बहुत लगता है और घंटों का टाइम लगता है देखने को। पाद रेखा में बहुत सारे इक्विपमेंट का भी सहारा लेना पड़ता है, बहुत सारी कुछ चीजों को उसे लेपन भी करना पड़ता है। पाद रेखा ये बता देगा कि 1 घंटा पहले अकेले रूम में आपने कुछ किया है, मान लो गड़बड़ या अच्छा काम, तो ये भी सामुद्रिक ज्योतिष सामुद्रिक ज्योतिष में। तो 1 घंटे पहले क्या किया है आपने, वो पूरी A to Z बात आपकी पाद रेखा से पता चल जाएगा। जन्म से लेके अंतिम सांस, मृत्यु तक की A to Z बात अगर पता चलती है, वो पाद रेखा से पता चलती है, पैरों के तलवे की रेखाओं को देख करके। लेकिन पाद रेखा के जानकार पूरे हिंदुस्तान में गिने चुने उंगलियों पर ही लोग हैं, ज्यादा लोग हैं नहीं। अगर लोगों की कमी होने के कारण ये फेमस नहीं हो पाया। और दूसरी बात, पाद रेखा देखने में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए नहीं लोग ज्यादा गए। ना जाने के पीछे पाद रेखा, ज्योतिषी बन सकते थे पाद रेखा रीडर, लेकिन नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि क्या होता है, जजमान जो होता है वो सोचता है कि अगर मैंने हस्तरेखा में 500 रुपये देना पड़ रहा है, 1100 रुपये देने पड़ रहे हैं, अरे बाप रे हस्तरेखा, ब्रू नहीं 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 देखा। और पाद रेखा देखने के लिए कम से कम वो बेचारा 5100 से कम ले तो भी कम है, क्योंकि उसको मेहनत लगना 3 घंटे, और डट के तुम्हारे तलवे को ही पकड़ के बैठा रहना है उसको। वो नीचे बैठेगा, आप ऊपर बैठे हो चेयर पर, वो जमीन में बैठा है, वो आपके तलवे को देख रहा है पकड़ के पैर को, और घंटों बैठा है पेशेंस के साथ, पानी भी नहीं पी सकता, नजरें भी नहीं हिला सकता है। जब इतनी मेहनत करके आपका पाद रेखा देखेगा कोई, तो वो उसमें फिर लोग दे नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या किया, लोगों ने पाद रेखा का ज्ञान ही बंद कर दिया। और दूसरी बात, पाद रेखा का ज्ञान बहुत कठिन है, मतलब इसको सरलता से, सहजता से इसको सीखा नहीं जा सकता है। इसको सीखने के लिए भी बहुत सतत प्रयास, सतत मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन गुरुजी अगर बात करें फलित ज्योतिष की, तो कहीं ना कहीं जो आपने बोला है कैलकुलेशन इसमें मेन होता है। तो हर चीज को, ज्योतिष के हर
अंग को अगर हमें जानना है, ग्रहों के बारे में जानना, तो कैलकुलेशन तो चाहिए ही चाहिए। तो क्या जिसके मैथ सही नहीं होगी तो वो फलित ज्योतिष में नहीं आ सकता है, अगर प्रोफेशन की बात करें तो? बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात कही कि इसका मैथ्स अच्छा नहीं होगा तो क्या वो फलित ज्योतिष में नहीं आ सकता। देखिए मैम, उसमें ऐसा है कि आजकल तो बहुत पढ़ी लिखी मशीनें भी आ गई हैं। बिल्कुल, आजकल कुंडली लोग कंप्यूटर से कंप्यूटराइज बना रहे हैं। पढ़ी लिखी मशीन का मतलब मैं उसको कैलकुलेटर को पढ़ी लिखी मशीन बोलता हूँ। तो पढ़ी लिखी मशीन उससे कैलकुलेट करने लगे। मेरे को आश्चर्य होता है कि मैं एक ज्योतिषी के पास गया, मैंने देखा उसके पास, हमारे मित्र ही है, वो कुंडली बना रहे थे, तो कुंडली लेखन कर रहे थे। हम कुंडली पर हमारा विशेष वो था। मुझे एक बात बता दूं मैं आपकी जानकारी को, हमारे यहाँ की बनी हुई कुंडली पर मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि दुनिया की कोई ताकत नहीं काट सकती है उसको। तो हम जब हस्तरेखा कुंडली बनाते हैं तो उसको कागज पेन लेते हैं, पंचांग खोलते हैं और बस ध्यान दे करके बनाना चालू करते हैं, हस्तरेखित बनाते हैं, क्योंकि हम कंप्यूटर से बनाते नहीं हैं। आज भी वही पुराना जमाने की बात चल रही है। लोग कहते पंडित जी युग आ गया, बदल गया, कंप्यूटर से बना लिया करो। मैंने कहा नहीं भैया, कंप्यूटर तो दुनिया बना लेगा, जो हम बनाएंगे वो हस्तरेखा से वो कोई नहीं बना पाएगा, हस्तलिखित। तो उनको देखा मैंने, वो क्या करते थे, कैलकुलेटर रखे थे, कट 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 जोड़ा जोड़ा कर दिया। तो कई बार उसमें भी गलत हो जाता। मैं कहता हूं कि ये तो ज्योतिष का ज्ञान तो आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन कुंडली बनाने के लिए बिना गणित अच्छी नहीं होगी तो नहीं बन सकते हो, ये पक्का है। आप बहुत अच्छे फलित ज्योतिषकार बनना है, आप एक बार प्रेडिक्शन तो कर सकते हो, आप किसी के बारे में बता तो सकते हो, लेकिन कुंडली नहीं बना सकते हो। पहला काम, कुंडली बनाने के लिए तो गणित होना ही आवश्यक है, बहुत अच्छा मैथ्स होगा तो ही कुंडली बना सकते हो, वरना सोचना भी मत। गुरु जी, हम ज्ञान की बातें कर रहे हैं, आप भक्तामर के आपने पिछले 2 एपिसोड से कुछ सुनाया नहीं है, तो क्योंकि आपने बताया कि एक ज्योतिषी के लिए बहुत जरूरी होता है कि फलित में निपुण रहे, फलित ज्योतिष का जो फलित पाठ है उसमें निपुण रहे। दूसरी बात, जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो अज्ञानता बहुत फैली हुई है, ज्योतिषाचार्य भी कहीं ना कहीं भ्रमित कर ही रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन तो इस लाइन में भी है। बिल्कुल है। तो क्या है भक्तामर में ऐसा स्रोत जो ज्ञान के लिए जरूरी है? बहुत बढ़िया, ज्ञान के लिए बहुत आवश्यक है। वो स्रोत कौन सा है, कौन सा श्लोक है, इस पर हम चर्चा करते हैं। लेकिन इसके पूर्व मैं आपको बता दूं कि हकीकत है कि ज्योतिष फील्ड में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, लेकिन मैं कभी भी आपको उस कंपटीशन में रखता ही नहीं हूं, भीड़ में शामिल नहीं होता हूं। मैं हूं, मुझे पता है, मैं अपने अभिमान नहीं कर रहा हूं, क्षमा चाहूंगा, उसको अभिमान से मत जोड़िएगा। मैं हूं से तात्पर्य यह है, मुझे पता है कि जो व्यक्ति एक बार मेरे से प्रेडिक्शन करवाएगा, जो व्यक्ति एक बार मुझसे जुड़ेगा, वो लाइफ टाइम मेरे से बाहर जा ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरा प्रेडिक्शन ऐसा है। तो मैं उस भीड़ में तो नहीं रहता हूं, लेकिन एक बात कहूंगा, चाहे आपको ज्योतिष सीखना हो, चाहे वास्तु सीखना हो, चाहे आपको कोई भी दुनिया का कोई भी ज्ञान प्राप्त करना हो, तो उसके लिए आप क्या करें कि ये 8 दिन की साधना होती है। एक छोटी साधना बता रहा हूँ, साधना बहुत होती है, लेकिन 8 दिन की साधना मैं आपको दे रहा हूँ। एक तो माल कांगनी का तेल रख ले, बाजार में मिलता है, और प्योर बादाम मतलब मामरा तेल का मामरा बादाम का तेल निकाले। कॉस्टली जरूर पड़ेगा, मान के चलो कि आप 1 किलो का 25-30 हज़ार रुपये से कम नहीं लगे, 1 किलो तेल निकाल के फाइन करके, लेकिन उस तेल को निकाले और माल कांगनी का तेल रख ले साथ में, दोनों को मिक्स कर ले आधा और सिर की ग्रेवी पर लगाना है, इसमें जो चोटी होती है जहां पर। लेकिन उसके पूर्व करना क्या है आपको, भक्तांबर जी का काव्य नंबर 6 को बहुत तल्लीनता के साथ इससे साधना करना है और उसके रिद्धि मंत्र की साधना करना है। घी का दिया जला लें, मंगल कलश विराजमान कर ले, 6वें नंबर काव्य का यंत्र विराजमान कर ले, सामने मालकांगनी का तेल रख ले, उसके बाजू में बादाम का तेल रख ले, उसके बाजू में बादाम रख लें, बादाम आलमंड बादाम को रख लें और उस बादाम को मंत्रित करें। कैसे मंत्रित करें वो ध्यान दें। अल्पश्रुतम सुतवताम परिहास दामे त्वद भक्ति रेब मुखरी कुरुते वलान्मा यति कोकिला किल मदौ मधुरम विरोते तचाम्र चारु कलिका निकरे के हेतु। काव्य नंबर
प्रथम को भी साथ में लें। पहले प्रथम काव्य को ले लें, फिर छठवें काव्य को लें। प्रथम को वक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पापित मोवितानम सम्यक पेड़म जिन पाद युगम युगादा वालम वनम भव जले पतिताम जनाना। छठवें नंबर काव्य को मात्र 108 बार पढ़े। अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धामे, मात्र 108 बार पढ़े। उसका रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम नमो कोटि बुद्धिनम झ्रोम झ्रोम नमः। ओम ह्रीम अर्हम नमो कोटि बुद्धिनम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो कोटि बुद्धिनम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। इस काव्य की आराधना, इस मंत्र की आराधना करें। उस बादाम को मंत्रित करें। बादाम का तेल, मालकांगनी का तेल बच्चे के मस्तिष्क पर लगाएं, ग्रेवी पे लगाएं। और दूसरा काम करें, बादाम का जो प्योर तेल है उसे दूध में 2 बूंद डाल के, अगर दूध नहीं लेता बच्चा, कई बार बच्चे जिद्दी होते दूध नहीं पीते। एक हमारी परिचित है, वो मैम कहती बोले नहीं दूध पिलाने की कोशिश करेंगे, पिएगा कि नहीं पक्का नहीं है, लेकिन दही पक्का खाता है वो। लेकिन दही खाता है तो चीनी डाल देना, चीनी खाता नहीं, बोलो कुछ भी डाल दो खा लेगा वो, दही शौक से खाता है। तो दही में 2 बूंद चीनी के साथ देना, मीठा देना है मतलब उसमें, तो मीठा डाल दे और 2 बूंद उसमें जो है आप वो डाल दें। क्या डाल दें? तेल बादाम का, और उसको खिलाए। और बादाम की जो मंत्रित की हुई बादाम को उस बच्चे को खिलाएं। रात को भिगो दें, सुबह छिलका उतार दें। 3 बादाम आप रोज खिलाएं। अद्भुत बुद्धि का विकास होगा। मेरी मंगल शुभकामनाएं। मंगल सुभाषी साहब सबके साथ सदैव है और रहेगा। बिल्कुल गुरुजी, जो आपने ये बताया है पाठ करने के लिए, तो ये नॉन स्टॉप करना है 108 दिन तक? हाँ, बिना 108 दिन 108 बार करना है जी, 9 दिन तक। 9 दिन तक बिल्कुल। तो नॉन स्टॉप कीजिए। और आपको लगता है कि कुछ चीजें रह गई हैं जो कार्यक्रम में पूरी नहीं हो पाई हैं, तो आप कार्यक्रम के बाद भी संपर्क करके पूछ सकते हैं। डिटेल्स के लिए सारी नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स, मेल ID आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको लगातार दिखाए जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।